साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने 50 क्वेश्चन वर्णमाला के हल किए थे। आज हम अगले 50 क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण हमने आपको बताया था कि वर्तमान काल के हिसाब से ध्वनियों के प्रकार या उच्चारण स्थान, तो काकल्य वर्ण ह होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ यह का उच्चारण स्थान जो है वो परंपरागत के अनुसार तालव्य होता है। स का उच्चारण स्थान दंत होता है। ह का उच्चारण स्थान जो है वो काकल्य होता है। इसे ही स्वर यंत्रमुखी कहते हैं, इसे ही अलिजिह्वा कहते हैं। ड़ का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह का उच्चारण स्थान है, यह का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला है तालु, तो पहला ऑप्शन सही हुआ, तालु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण हैं? महाप्राण व्यंजन वह होते हैं जो दूसरे और चौथे वर्ग में आते हैं। तो दूसरे और चौथे वर्ग में और अंतस्थ व्यंजन भी उसमें व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। तो इसमें देखिए, त जो है पहले वर्ग में है, इसलिए ये महाप्राण व्यंजन नहीं हुआ, क्योंकि ये त अल्प प्राण है। इसमें ग जो है वो भी अल्प प्राण है। तीसरे ऑप्शन में वह है जो कि अंतस्थ व्यंजन है, ये सभी अल्प प्राण होते हैं, और उसमें व्यंजन जो है वो महाप्राण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? स्पर्श व्यंजन, दंत, अघोष और महाप्राण। भ जो है वह स्पर्शी व्यंजन है, परंतु वह दंत भी है। थ भी दंत है, और प जो है वो ओष्ठ है, और छ जो है वो तालु है। तो इसमें भ को देख लेते हैं। भ का उच्चारण स्थान, भ त वर्ग का है, त वर्ग का चौथा है, इसलिए ये अल्प प्राण हो गया। थ जो है त वर्ग का दूसरा है, और अघोष भी हो गया, महाप्राण भी हो गया, दंत भी है और स्पर्शी भी है। इसका आंसर हो गया बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? उनको निर्नुनासिक कहते हैं। उनको निर्नुनासिक कहते हैं। उनको निर्नुनासिक कहते हैं। निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य जो तालु से बोले जाते हैं, तो हमने 6 वर्ग के सारे वर्ण तालव्य में आते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है। पहला ऑप्शन है ड़, दूसरा ऑप्शन है ञ, चौथा ऑप्शन है ल, और अंतिम ऑप्शन है फ। तो ड़ जो है वो कंठ से बोला जाता है, क्योंकि ये क वर्ग का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसके उच्चारण में वर्तस्य की सहायता ली जाती है? वर्तस्य की सहायता हमने आपको बताया था। वर्तस्य की सहायता छोटे स के उच्चारण में ली जाती है। वहाँ पे हमने 4 शब्द बताए थे, न र ल स, न र ल स। इसका ऑप्शन सी सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। त और द को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? त वर्ग जो है वो दंत है, तो त, थ, द ये सभी दंत वर्ग के, दोनों दंत वर्ग के हैं, त वर्ग के हैं, और इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? आपको अंतस्थ व्यंजन पता है, य, र, ल, व। तो इसमें ल जो है वो अंतस्थ व्यंजन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा? अघोष वर्ण पहले और दूसरे वर्ग के वर्ण को अघोष कहते हैं, तो ट पहले वर्ग का है, इसलिए ये अघोष वर्ण हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में महाप्राण है। महाप्राण वह होते हैं जो दूसरे और तीसरे वर्ग में होते हैं। तो ट पहले वर्ग का है, उ अल्प प्राण होगा क्योंकि स्वर है, बड़ा उ भी अल्प प्राण होगा क्योंकि यह स्वर है। ठ जो है दूसरे वर्ग का है, इसलिए ये महाप्राण हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक के अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य यानी कि मूर्धा ट वर्ग के होंगे। स्पर्शी व्यंजन भी ट वर्ग है। सघोष वो होंगे जो तीसरे, चौथे, पाँचवें में हों। तो पाँचवें में जो होगा नासिक के ध्वनियाँ उसे जो पांचाक्षर होते हैं, यानी पाँचवें वर्ग के सभी सदस्य जो हैं वो आते हैं नासिक के ध्वनियों में। अल्प प्राण
पहला, तीसरा, पाँचवा जो है वो अल्प प्राण में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया होता ड, ड मूर्धा नहीं हो है। ड का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। य का उच्चारण स्थान तालु है। ड़ का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा होगा। तो प्रश्न का जवाब हुआ सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण वह ध्वनियाँ जिसे नासिक ध्वनियाँ भी बोलते हैं और अनुनासिक भी बोलते हैं। पहला विकल्प है ग, दूसरा विकल्प है प, तीसरा विकल्प है ड़ और अंतिम विकल्प है ट। अतः इसका प्रश्न का जवाब हुआ ड़ जो है वो नासिक ध्वनि है, क्योंकि ये पंचमाक्षर है। निम्न में मूर्धन्य ध्वनि है। मूर्धन्य मतलब ट वर्ग के जो भी ध्वनियाँ होंगी उनको मूर्धन्य कहते हैं। तो ट, ठ, ड, ढ। ढ जो है वो ट वर्ग का है, इसलिए यह मूर्धन्य ध्वनि होगी। ख जो है वो क वर्ग का है, इसलिए कंठ ध्वनि होगी। त जो है वो त वर्ग के दंत वर्ग में आता है। झ जो है वो तालु में आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत है। दंत त वर्ग के सभी वर्ण जो है वो दंत में आते हैं। प वर्ग के वर्ण जो है वो ओष्ठ में आते हैं। उ का उच्चारण स्थान जो है वो भी ओष्ठ है। म जो है वो त वर्ग में आता है, तो इसलिए त नहीं, वो प वर्ग में आता है। ल का उच्चारण स्थान जो होगा वो होगा दंत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर्ग कौन सा है? दीर्घ स्वर्ग अ ह्रस्व स्वर है, छोटा ऊ ह्रस्व स्वर है, आ दीर्घ स्वर है, छोटी ह्रस्व स्वर है। अतः इसका आंसर हुआ सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ह का उच्चारण स्थान है। ह जो है वो कंठ से बोला जाता है, क्योंकि हमने परंपरागत उच्चारण स्थान के आधार पर बताया था। तो हमने आपको ये बताया था कि ह जो है वो कंठ से बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग हैं? अंतस्थ य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं? अल्प प्राण वो व्यंजन होते हैं पहले, तीसरे और पांचवें के जो शब्द हैं उसको अल्प प्राण बोलते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, पहले में ह अल्प प्राण में आएगा। म भी अल्प प्राण में आएगा। क अल्प प्राण में आएगा। तो ये अल्प प्राण हो सकता है। क, च, त ये अल्प प्राण के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं। तो क भी है, च भी है, त भी है, ये भी अल्प प्राण है। फ, व और ल ये अल्प प्राण नहीं होंगे, क्योंकि इसमें महाप्राण के भी शब्द हैं। फ दूसरे का है, इसलिए महाप्राण। तो द भी, क्योंकि द दूसरे वर्ग का है, इसलिए ये महाप्राण हुआ। म जो है पंचमाक्षर है। ह जो है वो महाप्राण का है, क्योंकि यह उसमी व्यंजन है। तो इसका ऑप्शन बी सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्त मुखी स्वर है? आवृत्त यानी कि जब हम मुख से बोलते हैं तो आवृत्त की तरह बनता है। तो हमने आपको बताया था ओष्ठ के आधार पर ई को जो है आवृत्त मुखी कहते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार? हमने बताया था अग्र, पश्च और मध्य 3 प्रकार। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो 3 प्रकार हो गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इ का उच्चारण स्थान हमने आपको बताया था स्वरों को पढ़ाते समय भी और व्यंजनों को पढ़ाते समय भी, कि जो च, छ, ज वर्ग है वो तालव्य से बोले जाते हैं, कंठ से क वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग और ओष्ठ से प वर्ग। तो तालव्य, इस प्रश्न का जवाब हुआ तालव्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर्ग है। दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जो 2 समान स्वरों के योग से बनते हैं। ए जो है वो संयुक्त स्वर है। ई जो है वो ह्रस्व स्वर है। ए जो है वो भी दीर्घ स्वर है। वो संयुक्त स्वर है। और बड़ी ई जो है वो दीर्घ स्वर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन में व पहला ही सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन वह होते हैं जो पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग में होते हैं। तो ठ जो है दूसरे वर्ग का है, घ वो चौथे वर्ग का है, ग तीसरे वर्ग का है, ये अल्प प्राण हुआ। तो यानी कि इसका सी सही हुआ। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण तीसरे, चौथे, पांचवें के जो भी आएंगे वो घोष वर्ण होंगे। क पहले में है इसलिए घोष वर्ण नहीं है, ट दूसरे में है इसलिए घोष वर्ण नहीं है, च पहले में है इसलिए घोष वर्ण नहीं है, ज तीसरे पे है वो चौथे पे है इसलिए ये तीसरे पे है इसलिए यह है घोष वर्ण हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ यानी ओठ से बोले जाना। ऊ ओष्ठ से बोला। ई का उच्चारण स्थान जो है वो तालु है। आ का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। अ का उच्चारण स्थान भी कंठ है। अतः इस प्रश्न का जवाब हुआ ए। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है वो स्वर के प्रकार हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में लिखे जाते हैं, यानी कि जिस भाषा में हम मूल ध्वनियों को लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। ये परिभाषा हमने कक्षा में पढ़ाया है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प फ ब भ म व्यंजन होते हैं। प फ ब व्यंजन जो है वो ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तालव्य व्यंजन च छ ज झ होते हैं। कंठ व्यंजन क ख ग घ होते हैं। दंत व्यंजन त थ द ध होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण वो पहला और दूसरे वर्ग के वर्ण को हम अघोष वर्ण कहते हैं। तो प पहले वर्ग का है इसलिए ये अघोष वर्ण हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण वह होता है जो अवर्ग जो है वो कंठ वर्ग है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर वह होते हैं जो दो समान स्वरों के योग से बनते हैं। ए जो है वो संयुक्त स्वर है, ए भी संयुक्त स्वर है, ओ भी संयुक्त स्वर है, सी जो है वो दीर्घ स्वर हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो दूसरे और चौथे वर्ग के होते हैं। भ जो है वो चौथा है, म जो है वो पंचमाक्षर है, त है वो पहला है, द जो है वो तीसरा है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन य र ल व होते हैं, तो ये अंतस्थ व्यंजन हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण वह होते हैं जो तीसरे, चौथे और पांचवें में होते हैं। थ दूसरे का है, स जो है वो अघोष वर्ण है, ब वो तीसरे वर्ण का है इसलिए यह सघोष होगा। प पहले का है इसलिए यह अघोष होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसमें व्यंजन कौन से होते हैं? उसमें व्यंजन बड़ा स, षटकोणवा स, छोटा स और है उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इसका विकल्प डी सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ और ताल से बोला जाता है। हमने आपको स्वर को जो परिभाषित किया था उसमें बताया था कि कंठ तालव्य से ए को बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं, उन्हें अनुनासिक कहते हैं, उन्हें अनुनासिक बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, तो ल जो है वो अंतस्थ व्यंजन होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार जो है पंचम वर्ण का कार्य करता है। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियाँ कौन सी हैं? पार्श्विक ध्वनि एक ही है, ल को पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो दंत में आते हैं, च वर्ग जो है वो दंत में नहीं आते हैं, वह तालु में आता है। त वर्ग दंत में आता है, द भी दंत में आता है, ल भी दंत में आता है, परंतु च जो है वो तालव्य में आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? हमने आपको स्वर के 3 भेद बताए थे जीभ के आधार पर, अग्र, पश्च और मध्य।
विवृत स्वर जो है वो अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर वो है ए है, ऐ है। ऊ जो है वो संयुक्त स्वर न होकर के यह दीर्घ स्वर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में उसमेय व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में उसमेय व्यंजन बड़ा स, खटखुड़वा स और छोटा स और ह होते हैं, उन्हें उसमेय व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। और सभी उसमेय व्यंजन के उदाहरण नहीं हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की लिपियां क्या हैं? हिंदी में कुल 52 लिपियां हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर जो है अ जो है वो मध्य स्वर है। हमने आपको जीभ के आधार पर जब इसका वर्गीकरण किया था स्वरों का, तब मैंने बताया था कि मध्य स्वर अ होगा। दोस्तों, हमने आज 55 क्वेश्चनों को हल किया। आगे आने वाले वीडियो में हम कल जो है 100 क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।